नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने दर्ज की एक और एफआईआर। किया गया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन। सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक के आरोपों पर झारखंड सीआईडी ने एक और एफआईआर दर्ज की है। साथ ही रातू थाने में पहले से दर्ज मामले को भी टेक ओवर कर लिया है। अब जांच के लिए सीआईडी आम लोगों को और परीक्षार्थियों से सबूत जुटाने के लिए विज्ञापन छपवाएगी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि राज्य में विज्ञापन के जरिए लोगों को सूचना दी जाएगी कि अगर किसी के पास पेपर लीक से जुड़ा कोई सबूत है तो वह सीआईडी को उपलब्ध कराए। इन सबूतों को जांच में शामिल किया जाएगा। जेएसएससी की ओर से दर्ज एफआईआर में बताया गया कि 21 और 22 सितंबर को सीजीएल परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा कदाचार और पेपर लीक से पूरी तरह मुक्त थी, लेकिन इसके बाद कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो और तस्वीर वायरल की। इससे पहले रातू थाने में भी इसी मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। अब दोनों मामलों की जांच सीआईडी एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए करेगी। सीजीएल परीक्षा की निष्पक्ष जांच के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व सीआईडी डीआईजी संध्या रानी मेहता करेंगी। एसआईटी में अध्यक्ष संध्या रानी मेहता, सदस्य सीआईडी एसपी निधि द्विवेदी, रांची ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, रांची के मुख्यालय 1 डीएसपी अमर कुमार पांडे, सीआईडी में प्रतिनियुक्त डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को शामिल किया गया है। प्रकाश सिंह की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि पेपर लीक मामले में शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाए। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया था कि उन्होंने 29 सितंबर को रांची पुलिस को ऑनलाइन शिकायत दी थी। अदालत ने इस मामले में कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा। इस मामले की सुनवाई 22 जनवरी को होगी। सरकारी कर्मियों को 28 फरवरी तक देना होगा संपत्ति का विवरण। सचिव ने अधिकारियों को लिखा पत्र। राज्य सरकार ने ग्रुप डी कर्मियों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मियों के लिए अपनी चल और अचल संपत्ति के विवरण जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग के सचिव प्रवीण टोपो ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलों के डीसी को पत्र लिखा है। मानव संपदा पोर्टल पर करना होगा अपलोड। सरकारी सेवकों को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की संपत्ति के विवरण मानव संपदा प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 तय की गई है। कार्मिक विभाग के पत्र में स्पष्ट कहा गया कि यह विवरण देना सभी सरकारी सेवकों की जिम्मेदारी है। इसमें उनकी व्यक्तिगत चल और अचल संपत्ति की पूरी जानकारी शामिल करनी होगी। मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारी जोरों पर। 4 लाख महिलाएं होंगी कार्यक्रम में शामिल। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना समारोह 6 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। योजना के राज्य स्तरीय समारोह की तैयारी जोरों पर है। आर्मी ग्राउंड खोजा टोली नामकुम में जिला प्रशासन द्वारा बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर से लाखों महिलाएं शामिल होंगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाभुकों के खाते में योजना की बढ़ी हुई राशि 2500 रुपये भेजेंगी। कई लाभुकों के खाते में योजना अंतर्गत बढ़ी हुई सम्मान राशि भेजी जा चुकी है। बचे हुए सभी लाभुक के खाते में 6 जनवरी को डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि ट्रांसफर की जाएगी। रांची डीसी मंजूनाथ भजयंत्री लगातार कार्यक्रम स्थल पर चल रहे तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे। आयोजन स्थल पर की गई तैयारी का निरीक्षण करते हुए उन्होंने सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां तय समय में पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के राज्य स्तरीय समारोह में लोक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। कलाकारों के द्वारा गीत नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। एक और जहां आधुनिक नागपुरी गायक पवन राय, कुडुक गायक सुरेंद्र खुजूर और सादरी गायक इग्नेश कुमार अपनी गायिका का प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के पारंपरिक नृत्यों जैसे पाइका, छऊ आदि का भी कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड में ठंडी हवाओं ने बढ़ाए ठिठुरन। रविवार से छा सकते हैं बादल। उत्तर पूर्व से चल रही ठंडी हवाओं के प्रभाव से झारखंड में शीतलहर जैसे हालात देखने मिल रहे हैं। 5 डिग्री के साथ खूंटी सबसे ठंडा जिला रहा। सबसे अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा में बना रहा। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम केंद्र रांची की ओर से जारी ताज़ा पूर्व अनुमान के अनुसार 5 और 6 जनवरी की सुबह की शुरुआत राज्य के अधिकांश जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे या धुंध के साथ होगी। कोहरा छटने के बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है।
7 से 9 जनवरी तक सुबह में हल्का कोहरा या धुंध छाए रहने के बाद आसमान साफ रहेगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। मंत्री इरफान अंसारी के आदेश का असर, मेदांता हॉस्पिटल को बिना बकाया राशि लिए देना पड़ा 100। मंत्री इरफान अंसारी के लिए जनसेवा ही असली धर्म है। मेदांता अस्पताल में 32 वर्ष से पिंटू कुमार की मौत हो गई थी। मृतक के शव को अस्पताल उसके परिजनों को बिना बिल चुकाए नहीं दे रही थी। बावजूद इसके कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सभी अस्पतालों के लिए बिना पैसे लिए 100 अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि अस्पताल ने 100 देने के बदले 40,485 रुपये का बिल चुकाने को कहा था। जब ये खबर स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंची तो उन्होंने बिना देरी के अस्पताल से कांटेक्ट किया और 100 को छुड़वाया। इसके लिए मंत्री की खूब सराहना हो रही है। लोग उन्हें धर्म जाति से ऊपर उठाकर जनता के लिए समर्पण देखकर उनके काम की खूब सराहना कर रहे हैं। 100 मिलने के बाद परिजनों ने भी मंत्री के काम की सराहना की दुआएं दी। रांची के पांड्रा में 13 लाख की लूट व फायरिंग मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। राजधानी रांची के पांड्रा ओपी क्षेत्र में 30 दिसंबर 2024 को दिनदहाड़े हुई 13 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अपराधियों ने आशीर्वाद आटा कंपनी के कैशियर सुमित कुमार गुप्ता से पैसे लूटे और बचाने आए युवक को गोली मार दी थी। इसमें पुलिस ने रांची और रामगढ़ में छापेमारी कर एक महिला सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी हो कि यह वारदात ओटीसी मैदान के पास ICICI बैंक के नजदीक हुई थी। 3 अज्ञात अपराधियों ने कैशियर सुमित कुमार गुप्ता पर हमला कर 13 लाख रुपए लूट लिए थे। इस दौरान बचाने आए सुमित नाम के युवक को अपराधियों ने गोली मार दी थी और फरार हो गए। SSP चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर CTSP राजकुमार मेहता ने DSP प्रकाश सोय के नेतृत्व में एक SIT टीम बनाई। पुलिस ने रांची और रामगढ़ में छापेमारी कर एक महिला सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद पुलिस ने अपराधियों की तस्वीर जारी कर उनकी गिरफ्तारी पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस अब भी घटना में शामिल 2 अन्य अपराधियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। सीरम टोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य के चलते रेलवे ने 7 से 16 जनवरी तक दिया ब्लॉक। कई ट्रेनें रद्द, कई का बदला गया रूट। रांची के सीरम टोली मेकन फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के लिए रेलवे ने 7 जनवरी से 16 जनवरी तक का ब्लॉक दिया है। इस दौरान रेलवे ट्रैक के ऊपर केबल स्टे ब्रिज के सेगमेंट जोड़ने का काम किया जाएगा। इस वजह से कई ट्रेनें के रूट में परिवर्तन किया गया है। साथ ही कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 7 से 12 जनवरी तक रोजाना 4 घंटे का ब्लॉक, वहीं 13 से 16 जनवरी तक रोजाना 2 घंटे का ब्लॉक दिया गया है। इस कारण रेलवे ने कई ट्रेनों के समय और मार्ग में बदलाव किया है। यात्रियों को सलाह दी गई कि यात्रा से पहले ट्रेन के नए समय और रूट की जानकारी ले। रेलवे ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए ब्लॉक के दौरान वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं। एम्स में इलाज कराना चाहता है PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप। हाईकोर्ट ने मांगा हल्फनामा, होटवार जेल में है बंद। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के प्रमुख दिनेश गोप के इलाज के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा देते हुए हल्फनामा दाखिल करे। यह घटनाक्रम गोप को दी जाने वाली चिकित्सक देखभाल की पर्याप्तता पर चिंताओं के बाद हुआ है, जो वर्तमान में होटवार में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। गोप एक प्रमुख व्यक्ति है जिसे लगभग 2 दशकों की चोरी के बाद मई 2023 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा गिरफ्तार किया गया था। झारखंड, बिहार और उड़ीसा में 100 से अधिक आपराधिक मामले उनकी संलिप्तता के कारण वह एक प्रमुख लक्ष्य रहा। इन मामलों में मुख्य रूप से हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने जैसे गंभीर अपराध शामिल है। हाथ की चोट की सर्जरी करवाने के बाद गोप को जटिलताओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने बेहतर चिकित्सक देखभाल के लिए उन्हें एम्स में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश के बावजूद राज्य की प्रतिक्रिया में कमी आ रही है, जिससे के कारण गोप को न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी। न्यायालय द्वारा हल्फनामे की मांग बंदियों, विशेष रूप से गंभीर आरोपों और व्यापक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले बंदियों के स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की
प्रतिबद्धता की जांच का हिस्सा है। यह स्थिति हाई प्रोफाइल कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने में सुधार प्रणाली के भीतर चल रही चुनौतियों को उजागर करती है। ई कॉमर्स कंपनी के नाम पर लोगों को चूना लगाते थे अपराधी, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। जामताड़ा में ई कॉमर्स कंपनी के नाम पर लोगों को चूना लगाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। जामताड़ा पुलिस ने इस गैंग के 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 16 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड और 1 लैपटॉप जब्त किया गया है। लोगों को फोन कर ई कॉमर्स कंपनी के नाम पर ठगना इन साइबर अपराधियों की फितरत थी। इस बात का खुलासा जामताड़ा के ट्रेनी डीएसपी चंद्रशेखर ने किया। डीएसपी ने मीडिया को बताया कि जामताड़ा पुलिस कप्तान एहतेशाम वकारिब को मिली गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। इंस्पेक्टर बिहारी मरांडी की देखरेख में गठित टीम ने दोनों को करमाटांड़ थाना क्षेत्र के नवाडी और सुंदर जोरी गांव से दबोचा है। ये अपराधी पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के लोगों को टारगेट करते थे। ये अपराधी गूगल पर ई कॉमर्स कंपनी का कस्टमर केयर बनकर कॉल करते और मोबाइल स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स जैसे एनी डेस्क और क्लिक सपोर्ट के जरिए लोगों को ठगते थे। रांची के स्टेशन रोड में देह व्यापार की सूचना पर होटल में छापेमारी। रांची के स्टेशन रोड में देह व्यापार की सूचना पर छापेमारी हुई है। पुलिस ने स्टेशन रोड में पटेल चौक के पास स्थित आकाड होटल में छापेमारी की है। पुलिस ने होटल से एक युवती और एक युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दर्ज मामले के अनुसार होटल संचालक की मिलीभगत से होटल में अवैध देह व्यापार का धंधा चल रहा था। पुलिस ने होटल संचालक सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया है। बोकारो में एनआई की दबिश, नक्सल प्रभावित इलाकों में की गई छापेमारी। बोकारो जिले में एनआई की टीम ने दबिश दी है। बोकारो में नक्सलियों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर एनआई की 8 टीमें पहुंची है। नक्सल प्रभावित गोमिया के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एनआई की टीम की छापेमारी जारी है। कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलने की सूचना मिल रही है। बोकारो के पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गयारी ने एनआई की टीम के बोकारो आने की पुष्टि की है। पुलिस अधीक्षक की माने तो एनआई की टीम नक्सलियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर आई और वह नक्सलियों से संबंध रखने वाले और नक्सली संगठन के बारे में अपनी जांच में लगी हुई है। टीम बोकारो जिले के उन इलाकों में छापेमारी कर रही है जो झुमरा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। झुमरा पहाड़ और उसके आसपास के गांव नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। 12 जनवरी से होगा विमेंस हॉकी इंडिया लीग का आगाज। आज से टीमें रांची आना शुरू। रांची के मारम गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में 12 जनवरी से विमेंस हॉकी इंडिया लीग का आगाज होगा। इसमें 4 महिला टीमें भाग लेंगी। इसमें दिल्ली एसजी पाइपर्स, उड़ीसा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स और सुरमा हॉकी क्लब शामिल है। टूर्नामेंट के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमें शनिवार 4 जनवरी से रांची पहुंचना शुरू करेंगी। वहीं 5 जनवरी से खिलाड़ियों का अभ्यास भी शुरू हो जाएगा। लीग का उद्घाटन 15 जनवरी से होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक कल्पना सोरेन शामिल होंगी। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे जिसमें नामी कलाकार प्रस्तुति देंगे। HIL के लिए स्टेडियम में प्रवेश निःशुल्क रहेगा, लेकिन मैच देखने के लिए टिकट लेना अनिवार्य है। टिकट ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म टिकट जीनी की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से बुक किया जा सकता है। मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में सफाई और अन्य तैयारियां जोरों पर है। एस्ट्रोटर्फ की सफाई के साथ साथ लाइटिंग सिस्टम और अन्य उपकरणों की जांच की जा रही है। जहां जरूरत हो वहां मरम्मत का काम किया जा रहा। आयोजन समिति के सदस्य भोलानाथ सिंह ने बताया कि रांची में इस बड़े आयोजन के लिए सभी तैयार है और शहर में हॉकी लीग को लेकर उत्साह का माहौल है। बिहार और हैदराबाद जाने वाले झारखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। 1 अप्रैल तक चलेगी ये ट्रेनें। झारखंड से बिहार और दक्षिण भारत के हैदराबाद और सिकंदराबाद जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे ने बिहार के रक्सौली से रांची के रास्ते हैदराबाद जाने वाले ट्रेन को अवधि विस्तार दे दिया है, यानी यह स्पेशल ट्रेन अभी बंद नहीं होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से यह जानकारी दी गई है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि हैदराबाद रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन आगे भी चलती रहेगी। उन्होंने बताया कि बिहार और हैदराबाद जाने वाले ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल से होकर चलने वाली ट्रेन हैदराबाद रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल के परिचालन अवधि में विस्तार किया गया है। इन ट्रेनों की समय सारणी एवं ठहराव पहले की तरह रहेगी। इन ट्रेनों में
SLR के 2 कोच, सामान्य श्रेणी के 4 कोच, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 8 कोच, वातानुकूलित 3 टियर के 6 कोच, वातानुकूलित 2 टियर के 2 कोच एवं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी सा वातानुकूलित 2 टियर संयुक्त कोच का 1 कोच होगा। इस तरह ट्रेनों में कुल 23 कोच होंगे। गिरिडीह में ओपन कास्ट से जल्द शुरू होगा कोयला का उत्पादन, मिला इन्वायरमेंट क्लियरेंस। गिरिडीह जिले के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पिछले 3 वर्ष से बंद पड़े CCL गिरिडीह कोयलवरी के ओपन कास्ट माइंस को फिर से चालू करने का रास्ता साफ हो गया है। माइंस शुरू करने के लिए पर्यावरण मंजूरी इन्वायरमेंट क्लियरेंस यानी EC मिल गई है। इससे जुड़ा स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी झारखंड के मेंबर सेक्रेटरी ने CCL के HOD को प्रेषित किया है। इस पत्र में यह जानकारी मिली कि ओपन कास्ट से 7 लाख टन प्रति वर्ष कोल प्रोडक्शन को लेकर EC मिली है। इसकी पुष्टि CCL प्रबंधन ने की है। बता दें कि जनवरी 2022 से यह माइंस बंद पड़ा हुआ था। उत्पादन बंद रहने से 3 साल में करोड़ों का कारोबार ठप रहा। ट्रक ओनर, मजदूर, ड्राइवर, खलासी, स्थानीय लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। 2500 से अधिक असंगठित मजदूर बेरोजगार हो गए, वहीं हजारों मजदूर पलायन भी कर गए। इधर प्रबंधन ने बताया कि EC मिलने के बाद अब CTO के लिए अप्लाई होगी। 2 से 3 महीने में ओपन कास्ट परियोजना के चालू होने से क्षेत्र में खुशहाली आएगी। छपरा से मवेशी लेकर आ रहा मालवाहक पलटा, आधा दर्जन लोग घायल। बिहार के छपरा से मवेशी लेकर गिरिडीह के ठेंगाडीह देवरी जा रहा एक मालवाहक वाहन पलट गया। इस घटना में एक मवेशी की मौत हो गई, जबकि वाहन पर सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना तीसरी के थम्बाचक की है। घटना के बाद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर स्थानीय लोगों ने घायलों को निकाला, साथ ही मौके पर पुलिस को भी सूचित किया गया। सूचना पाकर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर बताया गया कि छपरा से मवेशी लोड करने के बाद ही चालक काफ़ी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। चालक को बार बार मना भी किया जा रहा था, इसके बावजूद रफ्तार कम नहीं किया गया। इस बीच थम्बाचक के पास वाहन 10 फीट के गड्ढे में पलट गया। इस दौरान वाहन पर मवेशी के साथ सवार आधा दर्जन लोग भी गड्ढे में जा गिरे, जिसमें घटनास्थल पर ही एक मवेशी की ने दम तोड़ दिया। पुलिस मुख्यालय का आदेश, 15 जनवरी तक कराएं झारखंड पुलिस एसोसिएशन का चुनाव। झारखंड पुलिस एसोसिएशन के कार्यालय के समाप्त होने के 1 वर्ष बाद भी चुनाव प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाया है। इसको लेकर DIG कार्मिक ने एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह को पत्र लिखकर 15 जनवरी तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। प्रांतीय अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा गया कि 23 दिसंबर 2024 को आपने बताया था कि जनवरी महीने में एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सप्तम महाअधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारियों के चुनाव की तिथि और स्थान निर्धारित कर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा। इस संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि 15 जनवरी 2025 को सप्तम महाअधिवेशन सह केंद्रीय पदाधिकारी का चुनाव संपन्न कर झारखंड पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जाए। यदि यह चुनाव नहीं किया जाता है तो पुलिस मुख्यालय अपनी ओर से चुनाव की तिथि निर्धारित करेगा और उस तिथि पर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि 26 दिसंबर 2024 को पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक पंकज कुमार तिवारी ने DGP को इस संदर्भ में पत्र लिखा था। DGP को लिखे गए पत्र में कहा गया था कि पुलिस एसोसिएशन के कार्यकाल समाप्ति के 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सप्तम महाअधिवेशन से केंद्रीय पदाधिकारी का चुनाव नहीं हुआ है। छूट गई परीक्षा तो दोबारा नहीं दे पाओगे, 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए CBSE ने जारी किया निर्देश। CBSE की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट 1 जनवरी से शुरू हो गया है। हालांकि रांची के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियों के बाद प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा के संबंध में बोर्ड ने स्कूलों को कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को अपनी सुविधा और परीक्षा की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जिस तारीख को किसी छात्र की परीक्षा निर्धारित है उसे उसी दिन परीक्षा देनी होगी। यदि कोई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसकी परीक्षा फिर से नहीं कराई जाएगी। बोर्ड ने यह भी कहा कि यदि किसी छात्र को डेट शीट से संबंधित कोई समस्या है तो उसे इस मामले में स्कूल से संपर्क करना होगा। प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान सभी छात्रों को CBSE द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड ने पहले से स्पष्ट कर दिया कि
कि 10वीं कक्षा के लिए कोई बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किए जाएंगे और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिका भी नहीं भेजी जाएगी। वहीं 12वीं के लिए बाह्य परीक्षक भेजे जाएंगे। 14 फरवरी तक परीक्षा, इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट असेसमेंट में अंक स्कूल द्वारा सीबीएसई की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इसके बाद 15 फरवरी से थ्योरी परीक्षा शुरू होगी। बोर्ड ने आंतरिक और बाह्य परीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि अंक सही तरीके से अपलोड किए जाए और उन्हें अधिकतम अंक का ध्यान रखना होगा। रांची के कुछ स्कूलों ने अपनी प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथियां निर्धारित कर ली है। झारखंड, बिहार और बंगाल में आतंक मचाने वाला इनामी अपराधी सुनील मोची ढेर एसटीएफ ने किया इनकाउंटर। बिहार के पूर्णिया में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मिलकर इनामी अपराधी सुशील मोची को इनकाउंटर में ढेर कर दिया। शुक्रवार रात पूर्णिया के बायसी थाना क्षेत्र के ताराबाड़ी में हुए मुठभेड़ में कुख्यात सुशील मोची को मारा गिराया। बता दें कि सुशील मोची ने झारखंड, बिहार और बंगाल में आतंक मचा रखा था। इस कारण उसके ऊपर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। वह जेल से बाहर आया था और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। सुशील मोची डकैती के कई कांड का भी मुख्य आरोपी था। जानकारी है कि उसका इनकाउंटर बायसी थाना क्षेत्र के ताराबाड़ी में हुआ। इस पर पुलिस ने इनाम रखा था। सुशील मोची पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामले दर्ज है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।